नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर। मेरा नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे तो अब ट्रंप का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने यू टर्न ले लिया है और कहा है कि गजा से फ़लस्तीनियों को बेदखल कौन कर रहा है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ट्रंप ने गजा के बारे में क्या कहा था। ये कहा था कि गजा पट्टी पर हम कब्जा कर लेंगे और गजा को एक ऐसा इलाका बना देंगे जहां पर खुशहाली होगी। लेकिन फ़लस्तीनियों ने, आलम अरब ने, आलम इस्लाम ने उसकी शिद्दत से मुखालिफत की थी। दूसरी तरफ अगर हम इंटरनेशनल लेवल को छोड़कर अपने नेशनल लेवल पर देखते हैं और हिंदुस्तान की हालत पर गौर करते हैं तो ऐसा लगता है कि बीजेपी कायदीन में मुकाबला चल रहा है इश्तियाल अंगेज बयानात देने का, मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ बयानबाजी का। ऐसा लगता है क्योंकि बीजेपी कायदीन में अब ये एहसास पैदा हो चुका है कि जो कोई लीडर मुसलमानों के खिलाफ बकवास करेगा या ईसाइयों के गिरजाघरों पर हमला करेगा तो फिर समझिए उसका बोलबाला हो जाएगा, पार्टी में उसे इज्जत की निगाह से देखा जाएगा और उसका दर्जा भी बुलंद हो जाएगा। अगर वो काउंसलर है तो फिर एमएलए बना दिया जाएगा, अगर एमएलए है तो फिर एमपी बनाया जाएगा और अगर एमपी है तो फिर मरकजी वजीर उसे बना दिया जाएगा। और मिसाल हमारे सामने है और आपने कहा देखा कि किस तरह एक मरकजी वजीर आज काबीना में शामिल है, यानी उन्होंने नारा लगाया था देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश को, लेकिन वही डैश डैश होते होते रह गए, ताहम उन्हें मरकजी काबीना में शामिल किया गया। तो यानी जो जितना ज्यादा बकवास करेगा, जो जितना ज्यादा इश्तियाल अंगेजी करेगा, जो जितना ज्यादा फिरका परस्ती फैलाएगा, उसे समझिए कि बीजेपी में अहम ओहदा मिलने वाला है या मिलेगा। ये रही बीजेपी की बात। और नीतीश राणा, आप देखेंगे कि नीतीश राणे महाराष्ट्र के लीडर हैं, बकवास करने में इनका कोई जवाब नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। लेकिन अजीत पवार ने, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा कि इस तरह के इश्तियाल अंगेज बयानात रियासत की तरक्की के लिए अच्छी बात नहीं है। तो बहरहाल कभी औरंगजेब की खबर को लेकर ये लोग चीखो पुकार करते हैं, चिल्लाते हैं, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे मसाजिद पर हमलों में भी इस तरह के अनासिर मुलविस है। तो ये महाराष्ट्र से खबर आ रही है। और हरियाणा से खबर यह है कि जो मुकामी इदारों के इंतखाबात हुए हैं वहां पर बीजेपी ने कांग्रेस का सफाया कर दिया है। और एक खबर यह है, और मायूस क्यों खबर है, और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साबिक सदर जो है उन्हें भी उनका जो मुअत्तली की गई थी, 15 माह तक मुअत्तल किया गया था, उसे मनसूख कर दिया गया है। और जहां तक हमारी रियासत तेलंगाना का सवाल है तो आप देखेंगे कि तेलंगाना में असेंबली इजलास का आगाज हो चुका है। कल ही गवर्नर ने दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब किया था और कहा था कि हमारी हुकूमत तमाम तबकात की तरक्की के लिए काम कर रही है। तो बहरहाल हम चलते हैं पहली खबर की तरफ। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से मुतालिक है। डोनाल्ड ट्रंप दिन में क्या कहते हैं, फिर रात में क्या करते हैं, ये सब अच्छी तरह जानते हैं। जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपको बता दूं कि जैसे ही वो इख्तिदार पर फायज हुए, 20 जनवरी को उन्होंने अपने ओहदे का हलफ लिया था। उसके बाद आप देखेंगे कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उन्होंने जारी किए थे। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अहम यह था कि जो पैदाइशी तौर पर जिस बच्चे को अमेरिकी शहरियत मिलनी चाहिए या मिलती थी, तकरीबन 145 साल कदीम कानून था वो, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया था। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि वहाँ की वफाकी अदालत ने मुदाखलत करते हुए उसे बरकरार रखा। उसी तरह कई फैसले डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे थे जो इंतहाई मुतनाज़ा कहे जा सकते थे, लेकिन एक फैसला जिस पर सब ने बहुत ज़्यादा जमकर उन पर तनकीद की थी वो ये था कि उन्होंने कहा था कि हम गजा पट्टी पर हमला कर देंगे, गजा पट्टी को अपने तहवील में ले लेंगे, अपने कंट्रोल में ले लेंगे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है और वो यू टर्न होता है और वो ये है कि कोई भी फ़लस्तीनियों को गजा से बेदखल नहीं करेगा। तो बहरहाल हम चलते हैं अशर यासिर की तरफ और पूछते हैं कि अशर, क्या ट्रंप ये बार बार जिस तरह के बयान दे रहे हैं उससे कुछ ना कुछ उनमें मसला या प्रॉब्लम तो नज़र नहीं आता? बिल्कुल सर, जिस तरह आपने बोला कि ट्रंप जो है दिन में क्या बोलते हैं और रात में क्या बोलते हैं इसका कुछ पता नहीं चलता है, तो इसी तरह वहाँ के कुछ जो बड़े जर्नलिस्ट हैं उनके जब मैं ट्वीट देखता हूँ या बयान देखता हूँ उसमें भी यही चीज़ सामने आती है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर इसी तरह से बयान देते रहे या इसी तरह से फैसले लेते रहे तो आगे आने वाले वक्त में ये अमेरिका के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित होंगे और अभी से होना शुरू हो गए। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि ये जो उन्होंने गाज़ा वाला बोला था उसके बाद पूरी दुनिया में
जितने भी जो ऐसे मुल्क हैं जो कहीं ना कहीं फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे थे, उन सब ने इसका विरोध किया था। उन सब ने इसके मतलब इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को बहुत कुछ बोल दिया था। और उसके बाद फिर अब ये फैसला वापस लेना और ये बात बोलना कि जो लोग हैं वहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सर इंटरनेशनल दबाव भी आपके ऊपर है। जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि आप काफ़ी प्रेशर में हैं और आपकी अपनी रणनीति अभी तक आप लोगों को ढंग से बता नहीं पाए, क्योंकि आपकी जो अपनी स्ट्रेटजी है वो हर दूसरे दिन चेंज हो रही है। जी, जी। आपने आज कुछ बोला, कल आपने कुछ और बोल दिया। आपने आज कुछ बोला, कल आपसे एलन मस्क मिले तो आपने कुछ और बोल दिया वहाँ पे जा करके। तो इस तरह से आप अगर रूल करना चाहेंगे तो इसमें फिर दिक्कत हो जाएगी। और दिक्कत इसमें सबसे बड़ी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एक जगह पे अटक नहीं रहे। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह आपने भी यही बोला है कि आज एक बोलते हैं, कल कुछ और बात बोलते हैं, रात में कुछ और बात बोलते हैं। उनकी कुछ डिसीजंस भी ऐसे हैं अभी जो कहीं ना कहीं बीच मधार में फंसे हुए हैं। वो ना इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं। तो इसके लिए जितने भी अमेरिकी लोग हैं जिन्होंने उन्हें वोट किया, या फिर वहाँ के जो बड़े जर्नलिस्ट हैं जिनके उनको लेकर के बयानात आते रहते हैं, बहुत सारों को बोला जाता है कि राजनीतिक पंडित जो होते हैं, जो हिंदुस्तान में बोला जाता है, उसी तरह से वहाँ पे भी होते हैं। उनके भी जो बयान आ रहे हैं सामने, उसमें यही कि अगर ये 5 साल तक इसी तरह के फैसले लेते रहे, इसी तरह के बयानात देते रहे, तो अमेरिका को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। जितना अब तक नहीं हुआ उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। रीज़न ये है कि आप सिर्फ बोलने वाले काम करते हैं। बोलने वाले हमने देखे कई सारे बड़े लीडर्स हैं जो सिर्फ बोलते हैं और काम नहीं करते, तो उनमें शुमार अब डोनाल्ड ट्रंप का भी हो गया। बहरहाल नाज़रीन, अब जैसा डोनाल्ड ट्रंप की बात आती है तो एक काम उन्होंने ये भी अच्छा किया है, क्योंकि अच्छे काम की तारीफ भी करनी चाहिए। जिस तरह यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग जारी है और आपने देखा कि किस तरह वो तवालत पकड़ती जा रही है, उसमें हज़ारों लोग अब तक अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो चुके हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस अंदाज में यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को वाइट हाउस मदऊ किया था, उनके साथ इंतहाई नारवा और बदसलूक किया था, बदतरीन सलूक किया था, और आप देखा कि उसके बाद सारा यूरोप ज़ेलेंस्की के साथ खड़ा हो गया और ट्रंप की यानी पर तनकीद की जाने लगी। उसके बाद ट्रंप ने ये जिम्मेदारी सऊदी हुकूमत को दे दी, सऊदी हुक्मरानों को दे दी कि आप इनकी मेज़बानी करें और वहाँ पर जंगबंदी की बात करें। तो बहरहाल जंगबंदी का तो ऐलान हो गया है, सिर्फ 30 दिन की जंगबंदी होगी, और उसमें आपने देखा कि किस तरह रूस और यूक्रेन इस बात पर राज़ी हो गए हैं। लेकिन बाद में रूस के जो आला ओहदेदार हैं या ख़ास तौर पर वज़ीर ख़ारजा हैं, उनका एक बयान मंजर पर आता है जिसमें कहा गया है कि रूस यूक्रेन जंग का फैसला अमेरिका या दूसरे ममालिक नहीं करेंगे या यूक्रेन नहीं करेगा, बल्कि इसके मुकद्दर का फैसला करेगा तो रूस करेगा। इस तरह की बात उन्होंने कही है। लेकिन जहाँ तक ट्रंप का सवाल है, आप देखेंगे कि ट्रंप टैरिफ के नाम पर आज भी दहशत मचाए हुए हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिकी तर्जुमान का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें वो कहती है कि हिंदुस्तान अमेरिकी जो मसनूआत हैं उस पर बहुत ज़्यादा टैरिफ आयत करता रहा है और ये अच्छी बात नहीं है। तो बहरहाल ख़ास तौर पर हिंदुस्तान का जिक्र किया गया है, हिंदुस्तान को तनकीद का निशाना उन्होंने बनाया है, जबकि आप देखेंगे कि मोदी हुकूमत ने कई टैरिफ्स अब ज़ीरो के बराबर कर दिए हैं ताकि ट्रंप नाराज़ ना हो। तो ये जो चीज़ें हैं कि ट्रंप एक तरह से डराना धमकाना या फिर ऐसी बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल करना जिससे जो सामने वाला मुकाबिल में जो भी सदर है या वज़ीर आज़म है वो यानी असरअंदाज, उस पर असरअंदाज आप हो जाते हैं और वो कुछ नहीं बोल पाता। लेकिन ज़ेलेंस्की ने उनकी हवा निकाल दी, इसलिए हवा निकाल दी कि जिस तरह का गुरूर और तकब्बुर का मुजाहरा ट्रंप ने किया था, उससे भी उसी गुरूर और तकब्बुर को उन्होंने वाइट हाउस में बैठकर चिकनाचूर कर दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उनका मुकाबला नहीं कर सके, उनकी हर बात बड़ी खामोशी से सुनते रहे। ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा आदमी बच्चे को डांट रहा है। लेकिन एक बात बता दूं कि ज़ेलेंस्की ने मुंह तोड़ जवाब देकर जमहूरियत पसंद जो ताकतें हैं उनकी आवाज़ को मजबूत किया है। तो बहरहाल अब देखना यह है कि होने वाला क्या है अमेरिका में। वैसे भी अब ये भी कहा जा रहा है कि ग्रीन कार्ड होल्डर भी अगर आप हों तो आपको अमेरिका से डिपोर्ट किया जा सकता है। और हद तो ये है कि पाकिस्तान के आप देखेंगे कि एक आला ओहदेदार को यानी वजीर को तक डिपोर्ट कर दिया गया। इससे बढ़ के शर्म की बात नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान की अब तक तो इज्जत रह गई है कि हिंदुस्तानियों के साथ इस तरह का सलूक नहीं किया गया। ताहम जो हिंदुस्तानी डिपोर्ट किए गए हैं उनके हाथों में हथकड़ियाँ लगाई गई, पैरों में बेड़ियाँ लगाई गई। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि जो सिख हमारे भाई थे उनकी पगड़ियाँ तक उछाल कर उन्हें डस्टबिन में फेंक दिया गया। ये भी बहुत बेइज्जती है। सर जिस तरह आपने बोला कि डिपोर्ट करने वाली जो बात सामने आई उसमें
नेपाल के लोगों को भी डिपोर्ट किया गया जी, है, जी। लेकिन नेपाल के लोगों को डिपोर्ट करने के लिए नेपाल का अपना जहाज गया था और वो आराम से यात्री जहाज में बैठ करके आराम से बाइज्जत घर आए हैं। जी, जी। तो हिंदुस्तान के पीछे डोनाल्ड ट्रंप पड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी का जो कहना है कि ट्रंप हमारे बहुत अच्छे दोस्त है, तो कहीं ना कहीं दोस्ती का बदला ट्रंप ले रहे हैं उनसे। आपने देखा जब वो वहाँ गए थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो उनका जो बर्ताव था वो अलग था बिल्कुल। उसके बाद फिर टैरिफ वाला जो मामला था उसमें भी आप कुछ नहीं कर पाए। आपके जो वहाँ से इलीगल जो लोग वापस आए हैं उन पे भी आप कुछ नहीं कर पाए। और इसी पे सर जो अंधभक्त हैं उनका ये कहना है कि ये लोग गए क्यों थे बाहर। अरे भाई गए थे, लेकिन आप ये देखिए कि दूसरे देशों के, नेपाल जैसे देश के लोग जो हैं वो बाइज्जत वहाँ से आ रहे हैं और हमारे देश के लोगों को हाथों में हथकड़ियों पैरों में बेड़ियाँ डाल के लाई जा रही। तो हमारे बादशाह के लिए, जो कि इस वक्त नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए अगर ये क्या बोलते शर्मिंदगी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ कुर्सी प्यारी है, आपको जनता नहीं प्यारी। जी, जी। फिर वहीं बात ये आती कि बहुत सारी चीज़ें चलाई गई टैरिफ को लेकर के। हमारे देश का जो एक दरबारी मीडिया है उसने बड़े बड़े बयान दिए कि अब नरेंद्र मोदी गए हैं और नरेंद्र मोदी साहब गए हुए हैं तो अब जा कर के वहाँ पे टैरिफ पे बात होगी। टैरिफ पे बात हुई, बात ख़त्म। जी, जी। टैरिफ पे बात हुई, उसने मानी नहीं। उसके बाद फिर यही वाला मसला कि भाई आप वहाँ अब इस पे क्या होता है कि जब एक जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ओथ सेरेमनी उनकी चल रही थी, तब हिंदुस्तानी मीडिया कह रहा था, ये जो दरबारी वो कह रहा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया है, इनको अलग से बाद में बुलाएंगे, अलग से बाद में बुलाएंगे। और अलग से बाद में बुला कर उन्होंने अलग से उन्होंने बाद में बुला करके क्या इज्जत दी वो हम सबको दिख रहा है सामने कि आपको रिसीव करने के लिए एक अदना सा कोई उनका कर्मचारी है वो आता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हमारे देश के प्रधानमंत्री को समझनी चाहिए। अभी जितना भी यहाँ पे निवेश पड़ा हुआ था 65 समथिंग कितना भी, वो सारा आपने निकाल लिया धीरे धीरे। तो अभी जो देश में मुद्दे फर्जी उठाए जा रहे हैं, चाहे वो औरंगजेब का मुद्दा हो या क्या बोलते होली का मुद्दा हो, जो भी हो, तो ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को ढकने के लिए उठाए जा रहे हैं जो अंदर चल रही हैं, ताकि इन पे कोई सवाल ना कर ले। अगर कोई इन पे सवाल करेगा तो उनके पास कोई जवाब नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल अशर यासिर ने होली की बात की तो नाजरीन आपको बता दूं कि अब हिंदुस्तान में होली के नाम पर भी तशद्दुद बर्पा करने की साजिशें रची जा रही है, कोशिशें हो रही है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि होली एक ऐसा त्यौहार है जो रंगों का जिसे त्यौहार कहा जाता है, जिसमें खुशियों का त्यौहार जिसे कहा जाता है। और अगर खुशियों का त्यौहार ही फिरका परस्ती के जरिए मनाया जाए तो बहुत बुरी बात है। हर इंसान को, हर मजहब के मानने वाले को उसका त्यौहार, उसका ईद वगैरह मनाने की पूरी हिंदुस्तान में आज़ादी है, लेकिन फिरका परस्त दरिंदों ने हर चीज को मसला बना दिया है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि होली का जो मसला छेड़ा गया, उत्तर प्रदेश से ये बीमारी निकली और आपने देखा कि अब हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर भी पहुंचने लगी है, यानी एक वबा की तरह पहुंचने लगी है। लेकिन हम सलाम करते हैं, हम सल्यूट करते हैं तेलंगाना पुलिस को और खासतौर पर तेजस्वी यादव को, बिहार के उन्होंने जिस अंदाज में बात की है वो गैर मामूली है। तो बहरहाल हम तेलंगाना की बात करते हैं। होली के मौके पर पुलिस ने अहकाम जारी कर दिए हैं और कहा है कि जबरदस्ती होली किसी पर आप रंग नहीं डालेंगे, यानी जो आपकी नकल हरकत होगी वो अपने दायरे में होगी, कोई और यानी किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा कि होली खेला जाए या पर उस पर रंग डाला जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस सिलसिले में आपको देखूं कि एक बदनाम बीजेपी का एमएलए राजा सिंह कहता है कि पुलिस जिस तरह का ऑर्डर जारी कर रही है ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये तो ऐसा लग रहा है कि निजामिया फरमान है और ये तुगलक फरमान है। तो बहरहाल राजा सिंह को निजामिया नहीं मालूम, ना तुगलक मालूम, ना उनकी तारीख मालूम है। अगर तारीख मालूम होती तो वो इस तरह की बात नहीं करता। तो बहरहाल राजा सिंह कहता है कि पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए तो फिर कैसा करना चाहिए, ये सोचने वाली बात है। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ पे ले रहा है, अगर कोई इश्तिहार अंगेजी करता है, तो मैं समझता हूं कि उसको खदर इबरतनाक सबक सिखाना चाहिए कि दोबारा वो अपना मुंह खोलने के काबिल ना रहे और ना अपने जख्म दिखाने के काबिल रहे। तो बहरहाल नाज़रीन, ये खबर आ रही है, पहले आपने देखा कि किस तरह बहाना बनाया गया है कि
होली के मौके पर एक पुलिस ओहदेदार बेशर्मी से वो कहता है, मैं समझता हूं कि तो उसे लात मारकर निकाल देना चाहिए महकमा पुलिस से। इस तरह अगर इश्तियालंगेजी करता है तो इस तरह के पुलिस ओहदेदारों को मैं समझता हूं कि यानी रुखसत कर देना चाहिए। वो कहता है कि जुमा जो है वो साल में 52 मरतबा आता है। अरे बेवकूफ, 52 मरतबा आता है ये सबको मालूम है। और वो कहता है कि होली तो एक मरतबा आती है। अरे मेरे भाई, अगर तू अच्छे मजहब का मानने वाला है, अगर यकीन मान अगर तू हकीकत में हिंदू है तो इस तरह की बात नहीं करेगा, क्योंकि हिंदू मोहब्बत करने वाला होता है, हिंदू अमन और शांति का चाहने वाला होता है। और यह कहता है कि 52 मरतबा जुम्मा आता है और एक मरतबा होली आती है। अरे मेरे भाई, अगर तू अपने घर में होली मनाता है तो बना, बिंदास बना, तुझे कोई नहीं रुकेगा। अगर कोई मर्जी से तेरे साथ होली खेलता है तो फिर तू वो बिंदास उसके साथ होली खेल, तुझे किसी को रोकने का हक नहीं होगा। लेकिन जबरदस्ती अगर तुम रंग डालते हो तो ये क्या बात है, रंग में भंग पड़ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, फिरका परस्ती से नहीं सोचना चाहिए। आज हिंदुस्तान को जो मसला सबसे बड़ा है वो भूख का है, गुर्बत का है, इफलास का है, और यहां तक कि आप देखेंगे अमन और अमान का मसला है, फिरका परस्ती का मसला है। जानवरों के नाम पर इंसानों को कत्ल किया जा रहा है। अदालतों के जरिए ऐसा लगता है कि नाइंसाफी करवाई जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि जो माहिरीन कानून है वो कहते हैं कि अदालतों पर भी दबाव बढ़ गया है। आपने देखा किस तरह के बीबीसी ने हालिया अरसे के दौरान इंटरव्यू लिया था चंद्रचूड़ साबिक चीफ जस्टिस का, और उस मौके पर साबिक चीफ जस्टिस की हालत देखने से ताल्लुक रखती थी। तो बहरहाल उसमें फिरका परस्ती पर और यहां तक कि अदालतों के जो फैसले आ रहे हैं उसमें तासुब और जानिबदारी का भी इल्जाम लगाया गया था। और जस्टिस चंद्रचूड़ का जो चेहरा देखने के काबिल था और खुद उनके फैसलों पर भी वो तनकीद की गई थी। तो कहने का मतलब यह है, इस तरह के जो मसाइल है, महंगाई का मसला है, बेरोजगारी का मसला है, और यहां तक कि खवातीन की इज्जत का मसला है। अब आप अंदाजा कीजिए कि हालिया अरसे के दौरान इसराइली खातून सैया आती है और उसका रेप कर दिया जाता है, तो अब ये कौन महफूज है हिंदुस्तान में, ये सोचने वाली बात है। अकलियतें महफूज नहीं है, दलित महफूज नहीं है, खवातीन महफूज नहीं है, बेटियां महफूज नहीं है, और वज़ीर आज़म बड़े यानी रोबदार अंदाज में नारा लगाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं समझता हूं कि ना बेटी बची है ना पढ़ाई बची है, और हद तो यह है कि लोग अब अपने बच्चों को पढ़ाने से भी डर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आज होली के मौके पर यह कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करने की पूरी साजिश हो रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है, और वहां के बीजेपी के एमएलए ने, बीजेपी लीडर ने कहा है कि हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली खेलेंगे। अगर मोहब्बत से खेले तो खेलो, लेकिन अगर नफरत की बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सर, होनी चाहिए। और जो आपने जिस लीडर का नाम लिया बीजेपी के, वो काफ़ी टाइम से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीछे पड़ा हुआ, उसका नाम है सतीश गौतम जी। हमेशा उसका बयान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ही आता है कि यहाँ पे बीफ खिलाया जाता है वगैरह वगैरह, मतलब इलीगल अपने मनगढ़ंत कहानियाँ कसता रहता है, और उससे उसे जो है पॉपुलैरिटी मिलती है। और ये जो इस तरह के जो लीडर्स हो गए, चाहे वो आपने बोला राजा सिंह का नाम लिया या नितेश राणे हो गया, ये सारे लीडर्स कहीं ना कहीं छोटी छोटी पब्लिसिटी से जो है हर हफ्ते कुछ ऐसा लेके आते हैं जिससे इनको पब्लिसिटी मिलती रहे, एक वीडियो सर्कुलेट होता रहे हर जगह कि हाँ ये बोले हैं, इससे इनको फ़ायदा होगा। लेकिन ये नहीं पता कि इससे आपको तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आपकी आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए आप एक जहर घोल रहे हैं। अरे बिजनेस के लिए खतरा है। बिल्कुल, बिजनेस के लिए खतरा। और इस वक्त बीजेपी को ये सोचना चाहिए, या आरएसएस को ये सोचना चाहिए, या हमारे देश की जो अदलिया है उसको ये सोचना चाहिए कि इस वक्त जिस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं, इस वक्त टीवी पे जिस तरह के प्रोग्राम किए जा रहे हैं प्राइम टाइम में, उन पे एक बार लगाम लगनी चाहिए, वरना आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसके लिए बड़ी ज़िंदगी जो है क्या बोलते हैं, बड़ी परेशानी वाली हो सकती है सर। जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि आपको कोई सपोर्ट करने वाला होगा नहीं, ना कोई आपको सपोर्ट करेगा, ना आप किसी को सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। लेकिन अब वही आपने बोला कि हमारी अदलिया जो है वो जो है इस तरह से काम कर रही है, लग रहा है कि वो एक साइड झुकी हुई है पूरी तरह से। इल्जाम आयद किया जा रहा है, इल्जाम लगाया जा रहा है, ये अपोजिशन की तरफ से भी लगाया जा रहा है और इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से भी लगाया जा रहा है। इंटरनेशनल लोग हैं जो इस पे इल्जाम लगा रहे हैं। और ये देखिए, हम लोगों के कहने से कुछ नहीं होता। अगर इंटरनेशनल लोग कह रहे हैं इसे, या हिंदुस्तान में जितने भी पक्षी हैं वो कह रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं कुछ तो होगा ना, तभी तो बात हो रही है। जिस तरह से बीजेपी कहती कि अगर किसी के ऊपर ईडी की छापेमारी करती है तो कहती है अगर कुछ है नहीं तो आप डर क्यों रहे हैं।
तो यहाँ पे भी तो अगर कुछ है नहीं तो फिर इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है? अच्छा, आप देखेंगे कि उस बीबीसी के जिसने इंटरव्यू लिया है, जी, जी, बिल्कुल। उन्होंने चंद्रचूड़ से वादे तौर पर कहा कि क्या वजह है कि हिंदुस्तान के हर शोबे में ब्राह्मण छाए हुए हैं। हाँ, कि ब्राह्मणों की जो आबादी है वो 3 से 5% है, और वो सुप्रीम कोर्ट में जजेस अगर आप देखेंगे तो उनकी तादाद भी ब्राह्मण दिखाई देगी। बैंकों में मैनेजर देखेंगे, आला अहदेदार देखेंगे, ब्राह्मण दिखाई देंगे। क्या दलित मर गए हैं, क्या मुस्लिम मर गए हैं, सिख मर गए हैं कि उनको आप ज्यादा वो देते हैं? इस तरह की बातें आ रही हैं। उन्होंने एक सवाल और पूछा था कि आप ये बताइए कि क्या गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है अदालत की जो कार्रवाई होती है सज़ा में, तो उस पर उन्होंने चुप्पी साध ली थी। हाँ, आप देखिए पसीना चाह रहा था, उनको परेशान हो गए थे। उसी तरह जिस तरह आप करण थापर ने इंटरव्यू लिया था वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का उस वक्त जबकि वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, मुसलमानों का वहाँ कत्लेआम किया गया था, खवातीन की इज्जतें लूटी गई थी, उनकी इस्मतें तार तार की गई थी, और बड़ी बेशर्मी से हुकूमत करने वालों ने खुद को बचाने की भी कोशिश की थी। हालांकि 2 पुलिस अहदेदारों ने, श्री कुमार जो थे वो और संजीव भट्ट, आप देखेंगे कि उन्होंने वादे तौर पर कहा था कि उस फिरका वाराना फसादात में, मुसलमानों के कत्लेआम में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर का हाथ है, और उस चीफ मिनिस्टर का हाथ इस तरह है कि उन्होंने काबू पाने में, फसादात पर काबू पाने में नाकामी का मुजाहिरा किया। इसी तरह आप देखेंगे कर्नल ज़मीरुद्दीन शाह, जो आप देखेंगे कि नसीरुद्दीन शाह के भाई है और एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, वो बेचारे भी, मैं समझता हूं कि ये जो निकम्मे लोग होते हैं पहले तो कुछ नहीं कहते जब ओहदे पर होते हैं, और ओहदे के बाद जब ओहदा खत्म हो जाता है, मियाद खत्म होती है, तो कहते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो कर्नल ज़मीरुद्दीन शाह ने कहा कि फौज को आने नहीं दिया गया, गुजरात के इलाकों में दाखिल होने नहीं दिया गया। जब आप क्या कर रहे थे? क्या आराम कर रहे थे? क्या आप सो रहे थे जब ये बात नहीं कहते? जब आप ओहदे से वो हो जाते हैं, खिदमात से सुबुकदोश हो जाते हैं, तो ऐसी बात करते हैं। बिल्कुल, जिस तरह हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ था पुलवामा वाला, उसके बाद जो वहाँ के गवर्नर थे मलिक, सत्यपाल मलिक, वो जब वहाँ से हटे तब उन्होंने बात बयान दिया, बहुत चीज़ें बताई उन्होंने, बहुत चीज़ें बताई, लेकिन जब तक आप मलाई खा रहे थे तब तक आपके डकार नहीं आ रही थी। जी हाँ। अब जब आप वहाँ से हट गए तो आप, ये सर प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में। क्यों है ऐसा? हिंदुस्तान में सर प्रॉब्लम ये है कि आपको एक तो अपनी जॉब का भी खतरा है, और दूसरा फिर वो भी खतरा है कि हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अपनी जान का भी खतरा, जान का भी खतरा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ जजेस के साथ भी कुछ उल्टा सीधा हो चुका है, कुछ ऐसे जर्नलिस्ट थे जिनके साथ उल्टा सीधा हुआ है। जी हाँ, ठीक है, गौरी लंकेश को कोई नहीं भूल सकता है। ठीक है, इस तरह से फिर इंसान को अपनी हर चीज़ देखनी होती है ना, उसका अपना। देखिए कुछ लोग ऐसे सत्ता में बैठे हुए, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, फैमिली नहीं है आपकी। आप ये बात कहते हैं कि हमारी फैमिली पूरा हिंदुस्तान है, या वो कहते हैं हमारी फैमिली पूरा उत्तर प्रदेश है, लेकिन अपनी फैमिली में और दूसरों की फैमिली में बहुत फ़र्क होता है। जी हाँ, ठीक है, तो अब एक इंसान है जिसकी अपनी फैमिली है, तो वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए हर तरीके से कोशिश करेगा। लेकिन जिसके पास इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, जो कि अखिलेश यादव ने खुद बोला कि जिनके पास फैमिली नहीं होती है उनको फैमिली के वैल्यूज़ पता नहीं होते, यानी एहसास नहीं होता। और कहते हैं कि फैमिली बनाने के लिए भी किसी को ऐड करना पड़ता है अपने साथ। जी हाँ। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि जब देश में, चाहे वो हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी की, अटल बिहारी वाजपेयी का भी ये हाल था, उन्होंने भी शादी नहीं की थी, लेकिन उनका ये कहना था कि हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन रीज़न ये था कि आप रिस्पेक्ट कब तक करेंगे, क्योंकि आपकी अपनी फैमिली, जब आपकी अपनी फैमिली होगी तो आपको उन चीज़ों का पता चलेगा। लेकिन जब आपकी अपनी फैमिली नहीं होगी तो आप उठ पटांग, जिस तरह से अभी हम देखते हैं कि आदित्यनाथ बयान देते रहते हैं, देश के प्रधानमंत्री, 2023 से 2024 तक की जो रिपोर्ट आई है सर हेट स्पीचेस की, उसमें 73% इजाफा हुआ है, और 73% जो वो हुआ इजाफा, उसमें नंबर 1 पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, नंबर 2 पे यूपी के सीएम जो हैं आदित्यनाथ हैं हेड स्पीच देने में मुसलमानों के खिलाफ। तो आप ये देखिए किस तरह से जो डेटा निकाले जा रहे हैं उनमें सारी चीज़ें आ रही, लेकिन फिर भी लोगों को शर्म नहीं आ रही। और अब जैसा कि आपने हेट स्पीच की बात की, तो आपको बता दूं कि रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि बीजेपी के कम से कम 269 लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने हेट स्पीचेस के जरिए माहौल को ख़राब किया। तो बहरहाल शर्म की बात यह है कि आप हुकूमत भी करते हैं और आप माहौल को ख़राब भी करते हैं, और वैसे भी माहौल को ख़राब करने का मतलब यह है कि आप हिंदुस्तान को तबाह व बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान क्या चाहता है, हिंदुस्तान को तबाह करना चाहता है, और चीन क्या चाहता है, हिंदुस्तान
हिंदुस्तान को तबाह करना चाहता है। वो तो बैरूनी ताकतें हैं, लेकिन आप दाखिली दुश्मन की हैसियत से हिंदुस्तान को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।